राजस्थान के एक गांव में भीमा करके एक किसान था। उसके पास एक आम का बगीचा था। वह उसी का देखभाल करते हुए अपने परिवार को चलाता था। एक साल आम का फसल बड़े अच्छे से उगी। तभी भीमा बहुत खुश हुआ। उसे देखकर उसके पास आम का व्यापार करने वाला एजेंट किशन आया। क्यों भाई भीमा, इस साल आम बड़े अच्छे उगे हैं। पेड़ में सिर्फ आम ही आम दिख रहे हैं। बोलो, मेरे लोगों को कब भेजूं तुम्हारे पास? सही दाम बोलकर अभी के अभी ले जाओ किशन भाई। इसमें क्या बात है? आपको किसने रोका? मार्केट में दाम इतना कुछ अच्छा नहीं है भीमा, क्योंकि इस साल सभी किसान के आम का फसल अच्छा उगा है। इसीलिए 1 किलो के 20 रुपए दूंगा। डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो उतना ही पड़ता है। ये सरासर अन्याय है भाई। मुझे मालूम है आप मार्केट में किलो आम कितने में बेचते हो। कम से कम 100 से 120 रुपए तक बेचते हो। इतना मुनाफा लगाते हो, लेकिन हमें सिर्फ 20 रुपए। आप जो पैसे देते हैं वो मेरे मजदूरी का भी नहीं निकलेगा। फिर भी मेरे आम नंबर 1 क्वालिटी के हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। कम से कम 50 देना है तो बोलो, वरना किसी और को बेचूंगा। तुम मुझे छोड़ के ये आम किसी और को नहीं बेच सकते। ये सब एक सिंडिकेट है। तुमको कोई नजदीक भी नहीं आने देगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। चुपचाप मुझे बेच दो। मुझे मेरे दाम में बेच दो, नहीं तो पक्षियां और बंदर खाने के बाद सिर्फ छिलका मिलेगा तुमको। ठीक से सोचकर बताना। घर आकर भीमा किशन सेठ के बारे में सब कुछ अपने बेटा सुमन और पत्नी सीता को बोला। तभी सीता बोली, वह किशन एक कमीना है जी। वो जो बोलेगा वही करेगा। उसी को समझाकर 1-2 रुपए ज्यादा मांग लीजिए और सारा माल उसी को बेच दीजिए, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। क्या माँ, तुम हमेशा डरती हो? हमारे आम का बगीचा हाईवे के बगल में ही है। लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं। पापा, क्यों ना हम उस आम के रस को निकालकर लोगों को सीधा बेचें? क्या? आम का रस? अगर लोग नहीं आए तो हम धोबी की कुत्ते की तरह न घर का न घाट का रह जाएंगे। माँ देखो, हम डरेंगे तो लोग और डराते हैं। मैं अपनी पापा की मेहनत का फल पाकर रहूंगा। अगले ही दिन सुमन उसके कुछ दोस्तों के साथ पापा से मिलकर बगीचे के बाहर आम का जूस बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर रोड पर जाने वाले लोग बगीचे के पास आकर आम का फ्रेश जूस पीना शुरू कर दिया। जूस पसंद आकर वहीं पर लगाया हुआ आम भी खरीद कर लेके जा रहे थे। देखते ही देखते भीमा का सारा फसल 2 ही दिन में बिक गया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सुमन की चित्रता देखकर तारीफ करने लगे। चंदनपुर गांव में राम और सलीम नाम के 2 दोस्त रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों गांव में एक साथ ही घूमा करते थे, स्कूल पढ़ने इकट्ठे जाया करते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। जब लोग अपने बच्चों को झगड़ते हुए देखते तो लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। अबे बिट्टू देख ले, लड़ता ही रहता है हमेशा, तेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता। राम और सलीम को देख ले, कितने अलग अलग हैं दोनों के परिवार, लेकिन फिर भी दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है। दोनों हमारे गांव में एकता की मिसाल हैं, सीखो कुछ उनसे। एक ही क्लास में पढ़ने के कारण भी दोनों में कभी पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए झगड़ा नहीं होता था। कई बार तो स्कूल के टीचर भी परेशान हो जाते थे कि वो दोनों में से किसको अव्वल लाएं। प्रिंसिपल साहब, बड़ी दिक्कत की बात है। ये देखिए, राम और सलीम दोनों के नंबर बराबर हैं। अब बताइए हम क्या करें? अरे करना क्या है मिश्रा जी, दोनों को अव्वल ले आइए, दोनों को फर्स्ट शो कर दीजिए। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास इतने 2 होनहार बच्चे हैं। राम बहुत अच्छे मिट्टी के खिलौने और मिट्टी की चीजें बनाया करता था और सलीम बांस की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाया करता था। सलीम, देख मैंने कितना अच्छा मिट्टी का खिलौना बनाया है। वाह राम, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया। देखो देखो, मैंने भी बांस का बनाया है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे खिलौने जैसा है। क्यों ना हो, हम दोनों दोस्त जो हैं यार।
ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने के लिए कहा गया और जो उसमें अव्वल आएगा उसे 1000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की गई। राम और सलीम दोनों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोची। प्रतियोगिता वाले दिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने की तैयारी करके आए और सभी बच्चों ने प्रतियोगिता जीतने के लिए बहुत ही अच्छे हैंडपंप बनाए। लेकिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी दोनों का एक ही हैंडपंप बनाने की कोशिश कर रहे थे और इधर राम और सलीम दोनों ने अलग अलग 2 हैंडपंप बनाए। जल विभाग के मुख्य अधिकारी उस दिन उस प्रतियोगिता में जज बनकर आए थे। जब उन्होंने सभी बच्चों के बनाए हैंडपंप देखे तो उन्होंने सभी बच्चों की तारीफ की, लेकिन सबसे अधिक तारीफ उन्होंने राम और सलीम के बनाए अलग अलग मिट्टी और बांस के हैंडपंप की। अरे वाह, ये दोनों हैंडपंप किसने बनाए हैं प्रिंसिपल साहब? सर, ये हमारे 2 होनहार बच्चे हैं, राम और सलीम। मैं इन दोनों बच्चों को इनाम देना चाहता हूँ। मैं जैसा बांस और मिट्टी का हैंडपंप चाहता था, इन दोनों बच्चों ने वैसा ही बनाया है। राम और सलीम को बुलाया जाता है और जल विभाग के मुख्य अधिकारी उन दोनों को अव्वल घोषित करते हैं और दोनों को 1000 रुपये के इनाम के साथ ही दोनों के घरों में हैंडपंप मुफ्त लगाने की भी घोषणा की जाती है। हैंडपंप लगने की बात सुनकर दोनों बच्चों के परिवार वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि बांस और मिट्टी के हैंडपंप की वजह से उन लोगों की पानी की समस्या दूर जो हो गई थी। मिट्टी का फ्रिज। योगेश एक कुम्हार था। उसके दादा परदादा भी कुम्हार का काम ही करते थे। इसीलिए अब योगेश का बेटा भीमेश को भी मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता था। जब भी देखो भीमेश अपने पापा योगेश के साथ कुछ न कुछ बर्तन घड़ा बनाता था। एक दिन, देखो पापा, ये कितनी अनोखी घड़ा है। इसका गर्दन लंबा है। मैं इस तरह की मटके शहर में देखा हूँ। अरे बेटा, ये तुम मेरी तरह मटके बनाना छोड़ दो और शहर जाकर कुछ न कुछ काम ढूंढ लेना। ऐसा तुम्हारा कमाई भी बढ़ेगा और हमारा जीवन बेहतर होगा। पापा, मुझे शहर जाकर काम ढूंढना अच्छा नहीं लगता है। मुझे इसी गांव में रहकर मटके और मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता है। भीमेश का बात सुनकर योगेश और उसकी पत्नी कुछ न बोल पाते थे। एक दिन योगेश अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, क्यों ना हम भीमेश की शादी करवा लें? और वैसे भी तुम्हारे भाई शरद की बेटी है ना, एक बार तुम्हारे भाई से बात करके तो देखो। उसी दिन रूपा अपने भाई शरद को रिश्ते के बारे में फोन करती है और एक दिन अपने घर आने के लिए पूछती है। उस रविवार को शरद और उसकी बेटी भी योगेश के घर आते हैं। तभी शरद ने बोला, अरे रूपा मेरी प्यारी बहन, मेरी बातों को बुरा मत मानना। मुझे तो भीमेश बहुत अच्छा लगता है। होशियार भी है, सुंदर भी है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह मेरी बेटी को अच्छे से देखभाल भी कर सकता है। लेकिन बोलो भैया, लेकिन क्या कमी है मेरे बेटे में? कमी यही है कि ये मटकियाँ बनाकर कितना कमा सकता है। अभी के लिए तो चलेगा, लेकिन आगे जाकर मैं क्या बोलूँगा कि मेरा दामाद एक कुम्हार है। भीमेश, तुमको आज से ही शहर जाकर कुछ काम ढूंढना है, नहीं तो कुछ काम यहीं पर करना। ऐसा नहीं तो शादी भी नहीं हो सकती। ऐसा बोलकर शरद और उसकी बेटी भी चले जाते हैं। उस रात को भीमेश को नींद नहीं आई। रात भर सोचता रहा। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। सुबह उठते ही अपने पापा के पास जाता है और उसका आइडिया बोलता है। पापा, मैं एक मिट्टी का फ्रिज बनाना चाहता हूँ। उसमें ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि सब्जियाँ और फल ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेंगे। और मज़े की बात यह है कि मिट्टी के फ्रिज को बिजली की ज़रूरत भी नहीं है। क्या बात कर रहा है बेटा? बिना बिजली के मिट्टी का फ्रिज? चलो अभी से काम पे लग जाते हैं। ऐसा योगेश और भीमेश मिलकर सिर्फ 2 ही दिन में एक शानदार मिट्टी का फ्रिज बना लेते हैं। उस मिट्टी के फ्रिज को उसी दिन गांव के मार्केट में लगाते हैं। एक महिला उनकी बात सुनकर उसको अच्छे दाम में खरीद लेती है और ऐसा ही उनको
100 मिट्टी के फ्रिज बनाने का एडवांस भी मिल जाता है। उनके घर के बाहर मिट्टी के फ्रिज के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। योगेश के घर में सभी खुश हो जाते हैं। भीमेश की मिट्टी का फ्रिज की सफलता सुनकर शरद भी अपने बेटे की शादी भीमेश के साथ कर देता है।